Guys, go through last lecture notes. Do you have any doubts? Last lecture we सॉरी डीजल फ्यूल C10 नंबर तक के। हाँ उसको तो नहीं करना। आज हम लोग एल्कीन शुरू कर देंगे। हाइड्रोकार्बन्स का ये दूसरा चैप्टर है, एल्कीन्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पहले हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रिपरेशंस लिखेंगे। प्रिपरेशंस। इफ यू रिकॉल हम लोगों ने वहां पर जो एल्कीन या एल्काइन यूज किया था हाइड्रोजनेशन में, उसका फाइनल आंसर क्या था? एल्केन। तो एल्काइन में जब कभी भी आप एल्कीन डालते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप रिएक्शन एट एल्कीन स्टेज। वो सीधे सीधे एल्केन आपको प्रोडक्ट दे देता है। कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। इसको अगर आपको एल्कीन पे स्टॉप करना है, मतलब आपको यहाँ पर एल्कीन प्रोडक्ट चाहिए, विच इज डिफिकल्ट, तो हमको एक स्पेशल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इससे काम नहीं चलता है, ठीक। और रिएक्शन का नाम उसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। तो पहला प्रिपरेशन मेथड लिखेगा बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अच्छा, एक और यहाँ चीज इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ, नहीं उस अभी तो उसको रहने देते हैं, केवल इतना लिख देते हैं, एल्काइंस बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक। एज आई टोल्ड यू, अ स्पेशल कैटलिस्ट इज यूज्ड, अ स्पेशल कैटलिस्ट इज यूज्ड, और उसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लिंडलार कैटलिस्ट। देखो मैंने पहले भी बोला आपको, रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ लो फॉर्मूला टाइप की है। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, चाहे वो लिख लिख करके आप याद करें या कोई ट्रिक उसमें यूज कर लें। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, समझ लो कि आपको फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है और वो वहां पर आपने पूरी कर ली। उसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं एडवांस्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कई रिएक्शंस जो है इन्वॉल्व होंगी। वो आपको वहां पर क्लिक करना चाहिए कि अच्छा यहाँ से यहाँ जाना है तो ये वाली रिएक्शन यूज हुई है, ठीक है। वो एप्लीकेशन वाला पार्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से पूरा होता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको रिएक्शंस याद होना है, ठीक। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, लिंडलार कैटलिस्ट तो आपको याद करनी ही पड़ेगा। हाँ, उसका फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके लिए फॉर्मूला टाइप में हो गया। लिंडलार कैटलिस्ट है क्या? उसका तो लिंडलार कैटलिस्ट है पलेडियम। इसको आप वर्ड्स में भी इस तरह लिख सकते हैं, पलेडियम डिपॉजिटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट। पलेडियम डिपॉजिटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट, और साथ में यहाँ लिखते हैं पॉइजन। अब सोचो ऐसा वर्ड यूज हुआ है, पॉइजन का यहाँ मतलब होता है डीएक्टिवेटेड, पार्शियली डीएक्टिवेटेड, यानी तुमने रिएक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल किया, डीएक्टिवेटेड। पॉइजन्ड विद
यहाँ लिखते हैं हम सल्फर और क्यूनोलिन। क्यूनोलिन एक कंपाउंड है। हमें इसमें ज्यादा ये सब नहीं सोचना है कि कैसे वो पॉइजन है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका ना ये क्यूनोलिन है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इसको भी लिख कर रख लो, क्योंकि हो सकता है वो आपको ऐसा क्यूनोलिन लिख कर ना दे, केवल कॉम्पोजिशन दे दे, तो भी आप इसको समझ जाएं कि ये लिंडलार कैटलिस्ट है। यहाँ पर कई बार लेड ऑक्साइड भी यूज कर लेते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। लेड एसीटेट भी कई बार यूज करते हैं। मेनली सल्फर क्विनोलिन एग्जाम्स में आता रहता है। तो ये आपका है जो कन्वर्ट कर देगा एल्काइन को एल्कीन में। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपने एक लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, इसमें आपने डाल दिया H2 और यहाँ लिख दिया लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिकॉल करें कि जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, हमने स्टार्टिंग में मैकेनिज्म इसका कर रखा है। हाइड्रोजनेशन बेटा सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, याद करके बताओ। हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन। दोनों H एक ही साइड से जाते हैं, मेटल एब्जॉर्ब करके रखता है और एक तरफ से दोनों H सप्लाई करता है। तो सिन एडिशन होने की वजह से क्या होगा, दोनों H हमको एक ही तरफ ऐसे लगे हुए दिखाई देंगे। अब खास बात यह है कि प्रोडक्ट इस टाइम पर एल्कीन है, और अगर एल्कीन में दो हाइड्रोजन एक ही साइड पे दिखाई दे तो उस एल्कीन को सिस एल्कीन बोला जाएगा कि ट्रांस एल्कीन बोला जाएगा। सिस एल्कीन। ये चीज आपको पहले नजर नहीं आई जब आपने एल्केन चैप्टर किया। क्यों? क्योंकि वहां एल्कीन थोड़ी ना बन रहा था। एल्कीन बनता है तब आप सिस ट्रांस बोल पाते। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि जो लिंडलार कैटलिस्ट H2 के साथ रहेगा तो आपका वो एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो यहाँ से कॉपी करना शुरू कर लूं। तो यहाँ पे आपने कोई नोट लिखाया था? नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा है, जो है सब सामने है, वही कॉपी करना है। सर हम्म, सर ये लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं कि लिंडलार्स रिएजेंट बोलते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो होगा जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, जबकि यहाँ रिएजेंट क्या है, H2। ओके डन सर। Done.
ये कॉम्पोजिशन है बेटा लिंडलार कैटलिस्ट का। सर लेड ऑक्साइड पॉइजन्ड विथ में कि डेपोजिटेड में? पॉइजन्ड विद में, ठीक है, सर रिमूव कर दें इसको। यस डन। गाइस एक और कैटलिस्ट है जो बिल्कुल इसी के जैसा फंक्शन करता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी आए हुए हैं। सो वो आप इसको ऐसे लिखेगा कि वन मोर कैटलिस्ट, वन मोर कैटलिस्ट with similar function, similar function, और उसको नाम दिया जाता है P2 कैटलिस्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास जो नॉलेज आ रही है वो परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, एग्जाम्स में आते हैं, ये सब जरूरी है, ठीक है ना। कम भी नहीं होना चाहिए और जबरदस्ती का भी नहीं होना चाहिए कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आप किसी और चीज में खोए हुए हैं और जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उनका आइडिया ही नहीं है आपको। तो इसीलिए मैं बीच बीच में बोलता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आप लिख भी सकते हो कहीं पर किसी पेन से कि आपके पास कम टाइम है तो आपने ये पार्ट स्किप कर दिया, ये सब रहता है, ठीक है। तो P2 कैटलिस्ट है निकल बोराइड, फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है, निकल बोराइड। इसमें भी वैसे ही रिएक्शन लिखते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर
प्लस H2 Na2B और प्रोडक्ट भी उसी स्टाइल से बना देते हैं। हाइड्रोजनेशन है तो वो हमेशा सिन एडिशन ही होने वाला है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। डन सर। कॉपी कर लिया। यस सर। देखिए एक नेचुरल क्वेश्चन माइंड में आपके आना चाहिए कि एल्काइन को हम लोगों ने सिस एल्कीन में कन्वर्ट किया। डू वी हैव एनी मेथड बाय विच एल्काइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एल्कीन? ये नेचुरल क्वेश्चन आएगा माइंड में। तो आंसर इज यस, बट वो हाइड्रोजनेशन नहीं है, उसमें हम कोई अलग ही रिएजेंट यूज करते हैं। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ, या एक बात का ख्याल रखना है कि ये इंटरनल एल्काइन होना चाहिए। इंटरनल एल्काइन का मतलब होता है जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो एंड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। एंड वाली जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में नहीं होना चाहिए, इंटरनली कहीं पर भी हो चलेगा। कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एल्काइन इनटू ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन, और इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग वो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये ज्यादा पॉपुलर है, हो सकता है कि आपको लिथियम इन लिक्विड अमोनिया भी लिखकर मिल जाए, बट ज्यादा पॉपुलर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है। और आपको वो सोडियम इन C2H5NH2 भी दे सकता है, या लिथियम इन C2H5NH2। लेकिन आप मानकर चलिए कि 99% वो एग्जाम में यही डालता है। ठीक, अब होता क्या है कि हम लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें एस ब्लॉक में एल्कली मेटल करके है, एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स को जब हम लिक्विड अमोनिया में डालते हैं ना, तो लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे आपने सोडियम लिया और उसको किस में डाल दिया बेटा, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया में, तो सोडियम डिसॉल्व हो जाता है। ये इस ब्लॉक में पढ़ाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि सोडियम जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है डिसॉल्व होने के लिए, तो बन जाता है Na+, कैटायनिक फॉर्म हो गया। तो NH3 जो है ना वो अपनी पोलैरिटी के थ्रू इसको सराउंड करता है, इसको कहते हैं सॉल्वेशन, डिसॉल्व हो गया। और जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना उसको भी एमोनिया सराउंड करता है, इसको कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी दूसरी को रिड्यूस करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हो। ये एस ब्लॉक का पार्ट है, वो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, और आप इसको याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी फिजिकल को ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से, इस तरह लिंक करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों चीजों का एक साथ कैसे डील करना है।
तो ये आपने एक इंटरनल एल्काइन कोई लिया, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ये ले लिया। तो वो कह रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक H इस तरफ लगाना है और एक H उस तरफ लगाना है। ये आपको ट्रांस एल्कीन मिल गया, ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर इंटरनल एल्काइन के बदले टर्मिनल एल्काइन हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, मतलब ट्रांस हम वहां बोल नहीं पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ऐसा बना दो प्रोडक्ट। तो वो कह रहा है ये भी नहीं बनता, इसके लिए हम यूज ही नहीं करते। तो उसका रीजन वो बोलता है कि जो सोडियम है ना, ये टर्मिनल एल्काइन का जो H है, ये एसिडिक H। तो जो सोडियम है, अगर एसिडिक H के कांटेक्ट में आता है तो H2 गैस लिबरेट होती है, यानी कोई और प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, वो सीधे सीधे आपको इस तरह से H2 गैस लिबरेट करके दे देगा। तो इसके लिए भी नेवर यूज दिस मेथड जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, इसका मैकेनिज्म भी हम अच्छे से अभी करेंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं बर्च रिडक्शन। दिस इज वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट फ्रॉम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, बर्च रिडक्शन। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से लिख लें, उतना ही नहीं लिखे जो सामने जो डिस्कशन हुआ है, बात किया है, उसको भी लिखें। ये सेकंड मेथड है ना? ये अनदर मेथड है, सेकंड बोलो थर्ड बोलो, जैसे भी आप लिख रहे हो। सर यस बेटा। सर Na प्लस के अराउंड कौन से एटम्स अराउंड होते हैं? Na+ पॉजिटिव है ना, तो उसके हाँ सराउंडिंग में कौन आएगा? नेगेटिव पोल। सर, वो NH3 है कि NH2 है फिर? NH3 है बेटा, NH NH लिक्विड अमोनिया है। हाँ सर।
ये जो सोडियम लिक्विड अमोनिया है ये ब्लू कलर का होता है, इसके लिए भी रीजन इलेक्ट्रॉन्स ही है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। तो सबने कॉपी कर लिया? So one, If any confusion you please ask. ये पूछा why alkyne on the outside does not react with the reagent। बेटा जो सोडियम है ना वो जब भी किसी ऐसे कंपाउंड में आप रखते हैं जिसके पास एसिडिक एच होता है, तो वो हमेशा एसिडिक एच को H2 के फॉर्म में लिबरेट कराता है, वो कोई और काम करेगा ही नहीं। तो टर्मिनल एल्काइन होने की वजह से ये हाइड्रोजन जो उसका रहता है एसिडिक हो जाता है, तो इसीलिए आपका नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है, वो एसिड वाला रिएक्शन हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू अमोनिएटेड एच क्या है? क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या? ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कैसे बना? वो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आइडिया है, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो सामने वाला रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा है। समझ गए? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया स्पीच की चीजें? yes sir. अब इसका मैकेनिज्म देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका। सबसे पहले तो आप एल्काइन उठा लो जिसका आपको रिएक्शन लिखना है, ये आपने एल्काइन ले लिया। अब सोडियम जब इसके आसपास होगा, सोडियम देखो वही इलेक्ट्रॉन ही आएगा इसके रिएक्शन के लिए। ये दोनों जो कार्बन है वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर किया तो जिस भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इनका शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट या दूसरे कार्बन पे जाएगा, ये नेचुरल है। अब इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पर है? आंसर है ऑर्बिटल में। तो अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसका जो ऑर्बिटल है जिसपे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इसका जो ऑर्बिटल जिसपे इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, तो वो ऑर्बिटल्स आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? क्या बोलेंगे आप? रिपेल करेंगे। तो जब रिपल्शन होगा तो उनका जो ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल्स का, वो ऐसा हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, ठीक। और रीजन आपको समझ में आ गया, आप यहाँ बाद में लिख लेना। फिर क्या होगा कि जो कार्बन पे माइनस चार्ज है वो अब एक बेसिक साइट बन जाता है, और अगर बेस है तो वो सॉल्वेंट के पास जो एसिडिक एच अवेलेबल है उसको ले लेगा। तो अब आप सोचो, जब ऑर्बिटल इधर था, इसका इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, तो जो H आएगा वो इधर ही कनेक्ट होगा। समझ में आया?
और ये वाला इलेक्ट्रॉन चुपचाप ऐसे रखा हुआ है। अब फिर से सोडियम पिक्चर में आता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर देता है, लेकिन अब इसको देगा क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये साइट अब क्या हो गई बेटा, बेसिक साइट, यानी ये वाली साइट भी सॉल्वेंट से H ले लेगी। और इस तरह से आप देखोगे तो 2H जो कनेक्ट हुए वो अपोजिट डायरेक्शन से आ गए, इसीलिए आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, ट्रांस। मेरे ख्याल से सबको ही समझ में आ गया होगा ये मैकेनिज्म। इसको कॉपी करूँ। स्टार्ट में रिपल्शन क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो कॉमन सेंस है, आपस में रिपल करेंगे। गाइस जरूरी नहीं है कि आपको ये सोडियम और इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाए, वो खाली सोडियम भी लिखेगा तो ये भी हम हमारे लिए सिंपल है कि अभी ऑलरेडी नो कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक रहता है जिसको वो लूज करना चाहता है, उसको केवल मैंने खुल के यहाँ दिखा दिया है। उसका ये कोई मतलब नहीं कि वो एक्स्ट्रा कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है। सोडियम का खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो लूज करना चाहता है। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। बर्च रिडक्शन अभी के लिए तो इतना ही है, बट फ्यूचर में हमारे एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करके भी चैप्टर आएगा, उसमें बेंजीन का जो एक रिएक्शन है वो भी बर्च रिडक्शन है।
तो मैं उसको अभी भी फिर यहीं भी लिख देता हूँ, फिर बाद में फिर से डिस्कशन कर लेंगे। उसमें क्योंकि एक ही रिएजेंट है, अलग 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 जगह उसके फंक्शंस हैं, तो एग्जाम में तो ऐसा बोलेगा नहीं कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है और आप इसका आंसर उस चैप्टर के हिसाब से निकालो। आपको तो वहां रिएजेंट लिखा होगा ना, इट्स अप टू यू कि आप रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। तो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जब ऐसा लगेगा कि एक रिएजेंट के फंक्शंस अलग अलग जगह हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको हर जगह लिखते चलें, सो दैट अपने को याद भी होता जाएगा कि ये रिएजेंट के इतने जगह पर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बर्च रिडक्शन is also used for birch reduction is also used for benzene. तो इसमें मैं सीधे सीधे फंक्शन बता रहा हूँ अभी, और इससे मैकेनिज्म वगैरह नहीं बता रहा हूँ, केवल फंक्शन बता रहा हूँ कि ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है। आपने फोर्स किया, यानी रिएक्शन जबरदस्ती करा रहे हो आप, नहीं तो कई बार कोई कहता है ना कि ये स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा, तो आपने फोर्स किया है रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है ना, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का होता है। समझ में आया? ये डाइईन है एक्चुअली। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि मान लो इस बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए, कोई ग्रुप ऐसा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल जैसे मिथाइल हो गया, जैसे इथाइल हो गया, जैसे O C2H5 हो गया, OCH3 हो गया, ये सब इसी को बिलोंग करते हैं। और इसमें आपने यही रिएजेंट डाल दिया तो डबल बॉन्ड आमने सामने तो बनेंगे बट उनका स्टाइल ऐसा रहेगा। ठीक, और अगर कोई ऐसा ग्रुप आपने लगा रखा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, G डैश मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, जैसे कि COOH, और उसमें अगर आपने यही बर्च रिडक्शन कराया, उसमें भी 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, पैरेलल इसी तरह से बनेंगे, पर उनका स्टाइल ऐसा हो। ये सब हम फ्यूचर में मैकेनिज्म करेंगे, अभी के लिए केवल इसका आप फंक्शन लिख रहे हैं, तो इसको भी नोट कर लो बेटा। तो इससे आइडिया होगा कि भाई वही सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है जो एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है और बेंजीन को इस तरह से डाइईन में कन्वर्ट करता है। कॉपी करो।
कॉपी कर लिया बेटा? डन? डन सर। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिएगा बेटा। बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। याद करो इसको हमने पहले कब किया है? Alkanes. सर एल्केन। एल्केन प्रिपरेशन में किया। सोचो एल्केन प्रिपरेशन क्या एल्कीन में भी आ गया। तो अगर आप ध्यान से, वहां मैंने सिमिलर क्वेश्चंस दिए थे जिनमें हर बार आपको एल्केन नहीं मिल रहा था, वो एप्लीकेशन पार्ट था उसका। तो समझ लो कि ये उसी सेंस में यहाँ पर भी है। इसका मेन एप्लीकेशन वहीं पर है एल्केन प्रिपरेशन के लिए, बट उसको यूज करके आप दूसरी चीजें भी बनाते हो, तो यहाँ एल्कीन बनेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, रादर देन कि मैं आपको खुद सारा कुछ बताऊं। आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख कर रखो और आंसर निकालो। अपने चैट बॉक्स में आप IUPAC नेम लिखिए प्रोडक्ट का। राइट IUPAC नेम बेटा चैट बॉक्स में।
वेरी गुड सर्वेश, संस्कृत वेरी गुड, प्रशस्त वेरी गुड, संयम वेरी गुड, ईशान वेरी गुड। वेरी गुड डज नॉट मीन कि सबके आंसर सही है। वेरी गुड इसलिए बिकॉज आपने पार्टिसिपेट किया, आंसर लिखा। देखिए मैंने आपको स्टाइल सिखाई थी, हर बार मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं होती पूरी, वो ट्रिक्स छोटी छोटी आपको लर्न करनी होती है जिससे आप आंसर क्विक मैनर में लिख पाए। क्योंकि अगर यहाँ पर टाइम सेव करेंगे तो फिजिक्स में या मैथ्स में जहाँ पर टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम तो तीनों के लिए 1 1 आवर मिल रहा है, तो आप अपने इस टाइम को जो यहाँ सेव करेंगे वहां यूज करेंगे, क्योंकि वो टाइम कंजम्पशन वहां होने ही वाला है। तो यहाँ पर क्या स्टाइल हमने लर्न की थी कि COO वाले पार्ट को हटा दो और यहाँ फ्री रेडिकल बना दो। फॉर्चुनेटली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ऐसे साइट हैं जहाँ फ्री रेडिकल है, फिर कपलिंग होती है तो उनको आपस में जोड़ दो, मतलब उनके बीच में बॉन्ड बना लो। और ऐसा करोगे तो आपको ये यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख जाएगा। और वैसे भी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हैं, कुछ और आप बना ही नहीं सकते। समझ गए? मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आया, जिन्हें आया सही बात है, जिन्हें नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कोई सिस ट्रांस आप नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधे एल्कीन लिखेंगे। अगर बन भी रहा है तो मिक्सचर बनता है। यहाँ पर क्या आएगा? वैसा ही। यहाँ पर क्या आएगा? वैसा। कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? यू कैन आस्क सकते हो बेटा कि रिमूव CO, पुट फ्री रेडिकल on the carbon which is connected with CO, and then the two radicals will get connected with a bond. Or simple. कॉपी कर लिया सबने बेटा? यस सर। चलिए तो अब नेक्स्ट पार्ट इसमें प्रिपरेशन में हम वो करेंगे जो में किया हुआ है, बस जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस वी आर डूइंग दिस। तो वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये हमने ऑलरेडी रिएक्शन में मैकेनिज्म में किया है, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो, ऑलरेडी डन। इससे क्या होगा, आप कभी भूल गए तो आप जाकर वहां रिवाइज कर सकते हो। इन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो मैं यहाँ पर आपको एक दो एग्जांपल दूंगा एंड देन क्वेश्चंस के फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे। ज्यादातर यहाँ लिख भी देता हूँ सो दैट अगर आप भूल भी गए तो रिकॉल कर सकते हैं। मोस्टली ये इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है। आप चाहिए तो अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स रिफर कर सकते हैं। मोस्टली इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका मतलब कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका आंसर हमेशा परफेक्ट निकलता चला जाएगा। अब एक और बात यहाँ लिख सकते हो कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, यानी रिएक्टिविटी जिसको बोल सकते हो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जैसे टर्शियरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया,
तो टर्शरी सबसे ज्यादा लिखना है आपको, फिर सेकेंडरी अल्कोहल लिखना है और फिर प्राइमरी अल्कोहल लिखना है। ये है ऑर्डर आपका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का। ठीक है बेटा, अब इसमें एग्जांपल पिक कर लो। CH3 CH3 OH, इसमें आप H2SO4 डाल सकते हो, इसमें आप H3PO4 डाल सकते हो। ये प्रोटोनिक एसिड है ना। इसमें आपको सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाना है OH हटाकर, फिर चेक करना है रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव कर देना है। कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं बेटा? बीटा हाइड्रोजन। जितने बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, इतना याद रखना है। फिर इसी तरह का आप सेकेंडरी का एग्जांपल लिख लो। सेकेंडरी अल्कोहल का सेम रिएजेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी होता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत मैटर करती है। अगर ये चीज, ये स्पेशली इथाइल अल्कोहल में अगर 170 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है तो एल्कीन बनता है। लेकिन अगर यही जो है H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया जाए, आप सब रिवाइज करिए अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म। 140 तो ये ईथर बनाता है। मैंने केवल एग्जांपल पिक किए, वहां सारी मैकेनिज्म वगैरह सब की हुई है। ये इसको आप अलग से हाईलाइट करेंगे। और डिहाइड्रेशन मेनली हम सेकेंडरी प्राइमरी में डील करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल सबसे पहले तो आप कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको कुछ देता हूँ, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैकेनिज्म भी हो जाएगी।
Done, sir. हमने कॉपी कर लिया। Yes, sir. मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कुछ देता हूँ, आप उसको ट्राई करो। लेट्स सी कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। Just for revision purpose, I am giving you this. बताइए कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ये 3 क्वेश्चन, जैसे ही पहला होता है आप बताइए मुझे, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, Sir. इसका भी ले लो, Yes, sir. इसका भी ले लो, और तीनों के आंसर ट्राई करो। सेकंड वाला दिखा सकते हो? यस बेटा, अच्छा। आप शुरू करो।
वेरी गुड संयम। आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बेटा। सबने बेटा ट्राई कर लिया, सोच लिया, डिस्कस कर लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो पहला मैंने दिया था। मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको इवन वाली स्टाइल से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप इस OH को हटा दो, कार्बोकेटायन बना लो। फिर क्या ये बेस्ट कार्बोकेटायन है? क्या इससे बेटर कार्बोकेटायन बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा करके। तो अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो न्यू कार्बोकेटायन विल बिकम टर्शियरी या विल बी टर्शियरी। ये आपका फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन। अब आप चेक कर लो बीटा एच कहाँ कहाँ मिलने वाला था। यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ। दो आइडेंटिकल हैं तो कोई एक इनमें से चूज करोगे और ये, तो एक प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा डबल बॉन्ड बीच में। किस डबल बॉन्ड को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है बेटा? दूसरे वाले को, है ना। तो ये आपके लिए क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट। लेकिन एक बात आप याद रखना कि आपको जितने भी कार्बोकेटायन मिलते हैं प्रोसेस के ड्यूरेशन में, उन सब से आप अपना एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो। ऑल्दो वो सारे प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा? माइनर। लेकिन एवरी कार्बोकेटायन गिव्स यू प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट भले ही माइनर हो लेकिन मिलेगा जरूर। और जो फाइनल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है वो आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बना कर देगा। ठीक, इसको कॉपी कर लो। जिन्हें आया बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कॉपी कर लो।
अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने आइसोमर इसमें पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन आपसे रेगुलर मैनर में पूछा जाता है, हाउ मेनी एल्कीन आइसोमर्स। तो कई बार उसमें हम मिस्टेक कर देते हैं। पहली चीज तो कार्बोकेटायन बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, और रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो बस यही कार्बोकेटायन है जो आपको आंसर देगा। तो इसमें आप चेक कर लो बीटा किधर है, इधर है, इधर है, सॉरी ये है। अब इसका मतलब दो तरफ से प्रोडक्ट बन सकता है, वन विल बी दिस एंड वन विल बी दिस। अब इसमें मेजर कौन होगा बेटा, ये है ना, सेट्जेफ प्रोडक्ट ये बन रहा है आपका, ये वाला हॉफमैन है मेजर, क्योंकि ज्यादा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन विद इन दैट इसके अंदर ट्रांस भी है एंड सिस, ये दोनों ही मेजर होंगे इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, ये मोर अमाउंट। ठीक, तो इसमें अगर टोटल नंबर पूछा जाएगा तो आप कितना लिख दोगे बेटा, 3। यस, इसको भी कॉपी करो। अब आप इसको देखो बेटा, इसमें भी सेम स्टाइल में सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कार्बोकेटायन। लेकिन इस कार्बोकेटायन की खास बात क्या है कि इसमें रिंग है और रिंग के बाहर कार्बन पे प्लस है। तो भूल नहीं गए होंगे तो आप बताओ मुझे क्या होता है इसमें, रिंग Ring एक्सपेंशन। expansion. यस, ये डिजाइन आप हमेशा याद रखना, रिंग और रिंग के बाहर कार्बन प्लस। अगर रिंग के ऊपर प्लस है तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट वो रेयर एग्जांपल्स हैं उसके। इसके बहुत एग्जांपल हैं, 5 से 6, 4 से 5, ये हमेशा इस तरह जाता है। तो यहाँ पर एच भी है, लेकिन एच माइग्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर रिंग एक्सपैंड हो रहा है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, डिजाइन चेंज मत करना, इससे क्या है, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये डिजाइन वैसा, डिजाइन वैसा, यहाँ का बॉन्ड, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने, हाँ, ये इसका ऐसा आएगा, फिर डिजाइन ऐसा ऐसा, देखो डिजाइन बदला तो मुझे तुरंत पता चल गया, तो इससे मिस्टेक होना बच गई। ये वाला बॉन्ड तोड़ के मुझे अब यहाँ लगा देना और यहाँ प्लस आ जाएगा। इसको थोड़ा सुंदर सा बना लो, 5 मेंबर रिंग है तो यहाँ प्लस है, यहाँ CH3 लगा है। लेकिन क्या ये बेस्ट पॉसिबल कार्बोकेटायन है, आंसर है नहीं। इसलिए आप यहाँ पर फर्दर कराओगे 1,2 हाइड्राइड। इसके बाद आपको बेस्ट पॉसिबल कार्बोकेटायन मिलेगा एंड दैट विल बी ये वाला। इसके बाद आप देख लो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, और यहाँ वाला आइडेंटिकल होगा। तो आप एक प्रोडक्ट ऐसा बनाओगे
और एक प्रोडक्ट ऐसा इधर बनाओगे, इन दोनों में से मेजर कौन होगा? ये ज्यादा स्टेबल है, कॉपी कर लो उसको। Anyone having any confusion, please ask. सर वो सेकंड्स वाले स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? CH ये CH है, सबने कॉपी कर लिया? यस अब इसमें एक होता है वेपर फेज डिहाइड्रेशन, ये भी मैंने आपको करवाया था। वेपर फेज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, परहैप्स आपको याद हो, वेरी गुड ईशान, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। इसमें यूज करते हैं Al2O3 या फिर THO2, ठीक है ना। करीब 300 से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट दिखाएंगे। और ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाता है, सेटजेफ मेजर प्रोडक्ट, लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मैंने आपको बताया भी था, ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसमें, क्योंकि हॉफमैन बनाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज लिख कर दूं, आप इसमें आराम से प्रोडक्ट लिख पाओगे, CH3 CH CH3 और CHOH CH3, और इसमें आप Al2O3 लिख दो 350 डिग्री सेल्सियस, और THO2 और 380 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? यहाँ पर इस तरफ डबल बॉन्ड बनाएंगे और इस वाले में इस तरफ। ये हो गया आपका ऊपर वाले में मेजर प्रोडक्ट, और ये नीचे वाले में, इसको आप कॉपी कर लो। वैसे एग्जाम में ज्यादा आने की चांसेस प्रीवियस पेजेस वाले जो एग्जाम्पल्स है वही है, बट इसको भी आप कॉपी करके रखो।
याद रखना सेटजेफ को जेटसेफ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो एक और रिएक्शन मैं आपको दे देता हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप रेस्ट करें। एक है डिहाइड्रेशन यूजिंग PuCl3 पायरिडीन। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेशल अलग सा आपको रखिएगा, एंटी एलिमिनेशन होता है इसमें E2 मैकेनिज्म के। एक एग्जांपल आपको आंसर एकदम परफेक्टली समझा देगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, और इसका मैंने PuCl3 पायरिडीन डालकर डिहाइड्रेशन कराया। तो बताइए, अगर मैं डबल बॉन्ड सोचता तो किधर डबल बॉन्ड स्टेबल होता? भाई OH तो यहीं से निकलेगा, ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाला इधर बीटा है, इधर बीटा है, बट ओरिएंटेशन वाइज डबल बॉन्ड ओरिएंटेशन वाइज जाएंगे तो किधर निकलेगा H, कौन सा बीटा H निकलेगा, और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचते तो किधर का H निकलता? एनी आइडिया? सर एंटी एलिमिनेशन के वजह से राइट वाला बीटा एच निकलेगा। यस, जबकि डबल बॉन्ड इधर ज्यादा स्टेबल होता, तो ये हाँ। इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है। तो इसका आप आंसर इस तरह से लिखिएगा, यहाँ CH3 लगा देना और डबल बॉन्ड यहाँ, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है कॉपर। Those of copper they can leave. सर वो OH है ना? Yes बेटा,